हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो इस सीरीज़ में आपकी सारी क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। तो आज हम एटमॉस्फेयर कंप्लीट करेंगे और लास्ट में इसके एमसीक्यू भी थोड़े डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि परमानेंट गैसेस कौन कौन सी है एटमॉस्फेयर में। तो सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि जैसे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। तो आपको इसकी वैल्यू भी याद रखनी है 78.08%। और फिर आती है ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर CO2, नियॉन, हीलियम। तो ये आपको सारी पूरी सीक्वेंस आपको ध्यान में होनी चाहिए। जो 97% एयर है वो 25 किलोमीटर के अंदर ही पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें भी आप देख सकते हो। तो आपको ये सीक्वेंस पूरा आना चाहिए। इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मीजोस्फेयर, फिर आती है थर्मोस्फेयर, फिर आती है एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रोपोस्फेयर को। तो सबसे पहली हमारी लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर क्या होती है कि सबसे लोएस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की, जहाँ पे हम रहते हैं। तो जितने भी वेदर फिनोमेना हो गए, क्लाउड वगैरह, सारे इधर ही देखने को मिलते हैं हमको। तो इसमें हमको क्या क्या ध्यान में रखना है कि जो इक्वेटर है, तो वहाँ पर ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज़्यादा होती है और पोल में ट्रोपोस्फेयर की हाइट कम होती है। ऐसा क्यों होता है? तो वो होता है कन्वेक्शनल करंट की वजह से। तो जो अब आगे हम दिखाऊंगा आपको कैसे होता है जी। तो कन्वेक्शनल करंट की वजह से ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज़्यादा होती है। अभी आप इतना ही देखो, तो आगे वाली स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगा कैसे होता है जी। तो अब हम देखते हैं कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है। तो नॉर्मल लैप्स रेट होता है कि अगर हम अर्थ से ऊपर वाली साइड जाएंगे हाइट में, तो 1 किलोमीटर पर हमें 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ड्रॉप होगा। मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो -6.5 डिग्री का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। जहाँ फिर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ड्रॉप। तो ये होता है कि नॉर्मल लैप्स रेट इससे भी कहते हैं कि टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ हो रहा है हाइट के ऊपर जाने में हमें। और फिर आता है ग्रेविटी। जो ग्रेविटी होती है वो इक्वेटर में कम होती है, पोल में ज़्यादा होती है। क्योंकि इक्वेटर में जो है अर्थ की कोर से और इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोल। तो ये भी एक रीज़न है कि इक्वेटर में जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स उसे कम खींच रही है। तो उसकी वजह से हाइट ज़्यादा होगी। पोल में ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा खींच रही है अपनी तरफ, तो वहाँ पे हाइट कम है। तो ये भी एक रीज़न है। लेकिन मेनली रीज़न, जो मेन रीज़न वो है कन्वेक्शनल करंट का रीज़न है, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है जी। और इनवर्ट सोलर रेडिएशन। तो इनवर्ट सोलर रेडिएशन है जो होती हैं वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती हैं। मतलब जो सूरज से रोशनी आ रही है, मतलब सन रेज आ रही हैं, तो वो शॉर्ट वेव की तरह आती हैं और उनकी स्पीड होती है हाई स्पीड होती है। और जो आउटवर्ड सोलर रेडिएशन होती हैं, जिसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, जो कि अर्थ रिलीज़ करती है जब अर्थ हीट हो जाती है, तो वो भी अपनी हीट रिलीज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो वो करती है लॉन्ग वेव की फॉर्म में हीट रिलीज़ करती है। तो उसकी स्पीड स्लो होती है। अगर वो स्लो ट्रैवल करेगी तो बीच में कोई गैस है कि जो हीट अब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे CO2 होगी, ग्रीन हाउस गैसें जितनी हमारी हैं, तो वो अगर उनको रास्ते में मिल गई तो वो हीट वहीं पे रह जाएगी काफ़ी देर के लिए, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाएगा। तो जो हमारा अर्थ जो गर्म होती है, तो वो हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो कि अर्थ रिलीज़ करती है उनकी वजह से गर्म होती है, ना कि जो सन रेज नीचे आ रही हैं उनकी वजह से। तो आप इधर देख लो, जैसे सन रेज इधर पड़ रही हैं तो इसकी वजह से कन्वेक्शनल करंट रिलीज़ होती हैं ऊपर। तो जो अपवर्ड एयर होती है उसको हम कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। ठीक है। तो इधर से ऐसे जा रही हैं, तो आपको देख रहा है ये पोल में इनका कम है। तो इस तरीके का होता है डायग्राम। तो अर्थ जो है इक्वेटर जो है वहाँ पे थोड़ा हाइट ज़्यादा होती है, पोल में हाइट कम होती है। तो इस तरीके का होता है। जिस सेल हम आगे पढ़ेंगे, इसका अगला टॉपिक है सेल वाला, तो वो आगे देखेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर हमारा हो गया कंप्लीट। तो अब हमारा बारी आती है स्ट्रेटोस्फेयर की। तो अब हम देख लेते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो इस लेयर में क्या होता है कि पहले हम देख रहे थे कि नॉर्मल लैप्स रेट चल रहा था, तो अब हमें दिखता है नेगेटिव लैप्स रेट। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो 0 डिग्री से नीचे ही रहता है। तो 0 से ऊपर नहीं जाता टेम्परेचर। जैसे इसमें देख लो, ट्रोपोस्फेयर हम इधर तक पहुँचे थे ना, ट्रोपोपास ये ट्रोपोपास है। तो टेम्परेचर पहुँच गया था जहाँ पे 55-60 के आसपास।
और जब स्ट्रेटोस्फेयर में हम जाते हैं तो जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होना तो स्टार्ट होता है, लेकिन वो जीरो से नीचे ही रहता है, जीरो से ऊपर नहीं जाता टेम्परेचर। तो ये हम देख रहे थे। और ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है किसकी वजह से? ओजोन की वजह से। तो ओजोन लेयर की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। जो ओजोन है वो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओजोन हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर है ये जहाँ पे वेदर फिनोमेना तो कोई होता नहीं है, क्योंकि ये हाइट काफ़ी है इसकी। और जहाँ पे दो क्लाउड मिलते हैं वो है साइरस क्लाउड। और ये आइडियल रहती है एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पे एयर टर्बुलेंस तो कोई है नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और स्ट्रेटो पास जो है वो 50 किलोमीटर पर स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटो पास। तो अब हमने स्ट्रेटोस्फेयर भी देख लिया, तो जहाँ पे हमें ओजोन लेयर पाई जाती है और ये एयरक्राफ्ट के लिए आइडियल रहती है। तो थर्ड हमारी लेयर है मीजोस्फेयर। तो इसको देखते हैं अब हम। तो मीजोस्फेयर जो है हमारी वो 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। तो टेम्परेचर जहाँ पे पहले ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था, अब जो पीछे हमने पढ़ी स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, तो जहाँ पे टेम्परेचर वापस डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। और ये टेम्परेचर जहाँ पे जो मीजोस्फेयर है ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की सभी लेयरों में से। सबसे कोल्डेस्ट लेयर जो है मीजोस्फेयर है। तो हम काफ़ी बार देखते हैं कि जो तारा टूटता है, जलता हुआ तारा, टूटता तारा, तो वो जो तारा है उसे हम मेटेओर कहते हैं। तो जो मेटेओर है वो मीजोस्फेयर में बर्निंग उसकी स्टार्ट होती है। तो जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, जब मीजोस्फेयर वाली लेयर में पहुंचता है, मीजोस्फेयर लेयर में पहुंचता है, तो वहाँ वो बर्निंग उसकी स्टार्ट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मीजोस्फेयर में जो मेटेओर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और मीजो पास जो है वो -80 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो -80 डिग्री सेल्सियस, 80 किलोमीटर पर -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो अब हम स्ट्रेटो पास से हम पहुंच गए ऊपर मीज़ो पास तक। तो मीज़ो पास पे टेम्परेचर ये देख लो इधर से -80 तक पहुंच गया, -80 तक पहुंच गया। और एल्टीट्यूड भी 80 किलोमीटर के आसपास ही है। तो मीजोस्फेयर भी हमने कर ली। तो इसके बाद हमारी फोर्थ लेयर जो है तो वो आती है थर्मोस्फेयर। तो उसको हम देखते हैं अब। आइनोस्फेयर हमारी 80 से लेके 400 किलोमीटर तक है, तो इसे हम थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। तो थर्मोस्फेयर जो आइनोस्फेयर ये सेम ही है, क्योंकि टेम्परेचर जो है थर्मोस्फेयर में वहाँ पे राइज होता है जैसे हम हाइट इंक्रीज़ करते हैं। ट्रोपो में टेम्परेचर कम हुआ, स्ट्रेटो में फिर इंक्रीज़ हुआ, मीज़ो में सबसे कम हुआ, फिर आप आती है हमारी थर्मोस्फेयर, तो जहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसे हम थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। तो आइनोस्फेयर इसे इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पे फ्री आयन मिलते हैं जो सन रेज पड़ने पर चार्ज हो जाते हैं, जिनकी वजह से रेडियो ट्रांसमिशन हमारा सक्सेसफुल हो जाता है। जितने भी रेडियो चैनल हैं वो इसी आइनोस्फेयर पर डिपेंड करते हैं, तो इसके बिना तो रेडियो हमारा वर्क नहीं कर पाएगा। और जो ऑरोरा है वो भी इसी लेयर में होता है। जो सन से जो पार्टिकल आते हैं जो इन्हीं आयन से इंटरेक्ट करके, तो जो ऑरोरा जैसा हमारा फिनोमेना दिखता है जो अभी रिसेंट हमारा लद्दाख में देखने को मिला था, तो वो भी इसी लेयर में हमें देखने को मिलता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि बियॉन्ड 100 किलोमीटर जो है स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि स्पेस में पहुंच गया। स्पेस कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 किलोमीटर से, जिसे हम कहते हैं कर्मन लाइन। तो वो कर्मन लाइन जो है आइनोस्फेयर में है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। कर्मन लाइन जो है वो आइनोस्फेयर में है, तो जिसके आगे हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है। आइनोस्फेयर की अपनी भी काफ़ी लेयरें हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे लोएस्ट लेयर है इसकी डी लेयर, फिर आती है ई लेयर, फिर आती है एफ लेयर। तो डी ई एफ लेयर काम किसकी है आइनोस्फेयर की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये लेयरें सिग्नल जो हैं उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए काम आती हैं, तो इसलिए हमने बना दी हैं ये लेयरें। तो फ्रिक्वेंसी इनकी 100 के आसपास ही रहती है, 100, 109। तो हमें जितने भी रेडियो चैनल देखते हैं वो 100, 109 के आसपास ही देखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ पे हम जो है सिग्नल इस लेयर को क्रॉस कर देंगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो लोअर फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल हैं उनको ही हम रिफ्लेक्ट हो पाते हैं इस लेयर से। रेडियो जो है रेडियो सिग्नल, ना कि टीवी के। टीवी के लिए हमें सैटेलाइट चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो रेडियो चैनल हैं वो सिटी के आसपास ही एरिया में चलते हैं, ज़्यादा दूर तक वो नहीं चल पाते। ये आपको ध्यान में रखना है। डी ई एफ लेयर जो है वो आइनोस्फेयर की है। तो फिर आती है हमारी सबसे लास्ट लेयर एक्सोस्फेयर।
तो जहाँ पे हमें सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम के ही गैसेस मिलेंगी, काफ़ी थिन गैसेस होती हैं जहाँ पे, लाइट वेट गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम, तो ये हमें देखने को मिलता है। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ये बियॉन्ड 400 किलोमीटर। और जो सैटेलाइट हो गए, स्पेस शटल हो गए, तो ये इसी लेयर में काम करते हैं। तो हमारा एक्सोस्फीयर भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर की जितनी भी लेयर थे हमने सारे कंप्लीट कर दी। कार्बन लाइन भी देख ली हमने, जहाँ से स्पेस स्टार्ट होता है बियॉन्ड 100 किलोमीटर। और मेटेओर बर्निंग हमारी मीजोस्फीयर से स्टार्ट होती है, एम से मीजो, एम से मेटेओर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम देख लेते हैं इसके एमसीक्यू। तो जो हमने पढ़ा उसके थोड़े एमसीक्यू भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सन। तो ये हम सभी को पता है, ओजोन है हमारी। तो ओजोन का हम टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है ओजोन एक। तो ओजोन कैसे बनती है तो सारा हम देख लेंगे, वो अलग से टॉपिक है, वो हम अलग करेंगे। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो ओजोन है हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रे से, हार्मफुल यूवी रे जो होती हैं उनसे ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारा, विच लेयर कंटेन आयंस एंड हेल्प इन वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये हमने अभी पढ़ा, हमारी आयनोस्फेयर, जिसे हम थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। तो अब आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रोपोस्फेयर कंटेन द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज़ अबाउट 80% ऑफ द एटमॉस्फेयर मास। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज असेंशियली नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर बिकम सूटेबल फॉर एयर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू लो टेम्परेचर। तो आपको देखना है इसमें से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रोपोस्फेयर कंटेन द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज़, तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में ही है सबसे ज़्यादा मास एटमॉस्फेयर का। और द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ट्रोपोस्फेयर एसेंशियली नॉट यूनिफॉर्म, तो ये तो गलत ही होगा, क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर है वो एक लेयर है। क्योंकि अगर बीच में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती तो बीच में एक दो लेयर और आ जाती। तो एटमॉस्फेयर की लेयर ही इसी तरह से बनी है कि उन जो लेयर के बीच में यूनिफॉर्मिटी है। तो थर्ड स्टेटमेंट आती है हमारी, ट्रोपोस्फेयर बिकम सूटेबल फॉर एयर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू लो टेम्परेचर। तो इसका तो कोई सेंस बनता ही नहीं है, तो इसलिए हमारा ओनली वन ठीक होगा। द डैश लाइज अबव द मीजोपास एंड इज रीजन इन विच टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, ट्रोपोस्फेयर, फिर आता हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता था मीजोस्फेयर, मीजो के बाद आता है थर्मोस्फेयर। विच इज़ द हाइएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच मेटेओर्स बर्न अप आफ्टर एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर। तो हमने पढ़ा था मेटेओर कौन सी लेयर में बर्न होना स्टार्ट होते हैं, एम से मेटेओर, एम से मीजो। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मीजोस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इट इज़ डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये तो ठीक है। थर्ड लेयर है, ये भी ठीक है। मेटेओर बर्न होते हैं इस लेयर में, ये भी ठीक है। तो बची थर्ड, यही गलत होगी। विद इन मीजोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। तो हमने पढ़ा था मीजोस्फेयर में टेम्परेचर सबसे कोल्डेस्ट लेयर है मीजोस्फेयर, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो ही नहीं सकता। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट ऑल द क्लाउड्स आर फाउंड। तो हमने ये तो पढ़ा ही है, ट्रोपोस्फेयर ही होगा, क्योंकि सारा वेदर फिनोमिना, रेनफॉल, क्लाउड ट्रोपोस्फेयर में हमें देखने को मिलता है। तो ओजोन डिप्लीशन इज ग्रेटेस्ट नियर, तो इसका आंसर है पोल। ये हमने पढ़ा नहीं है, ओजोन हम अलग से करेंगे, इसमें आपको मैं बता दूंगा पूरा कि पोल में क्यों होती है ओजोन डिप्लीशन सबसे ज़्यादा, किसकी वजह से, तो ये अलग से हम पढ़ लेंगे। मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि ओजोन की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर राइज होता है। तो इसी के साथ हमारा एटमॉस्फेयर कंप्लीट होता है। तो सेकंड लेक्चर हमारा विंड पे होगा। तो इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।